हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जानते हैं कक्षा 11 में भूगोल विषय में हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण। और उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, जिसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 प्रदेश पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके कुछ तथ्य जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पठार क्या होता है। पठार धरातल से ऊंची आकृति होती है, जो ऊपर से प्राय समतल भी होती है, कटी फटी होती है। जो उसका आकार है ऊपर से लगभग लेवल सा नज़र आता है, उसे हम पठार कहते हैं। जो धरातल से लगभग 900 या 1000 मीटर ऊंची मानी गई है, और पर्वतों से वो नीची होती है। जो पहाड़ियाँ पर्वत होते हैं उससे नीची होती है आकृति, उसे हम पठार कहते हैं। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उत्तर पश्चिम में है दिल्ली कर्नाटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ इस प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। आप मैप में देखेंगे तो ध्यान आपको समझ में आएगा। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पालायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न हिस्से भू उत्थान, विभंग एवं भ्रंश निर्माण प्रक्रिया के दौर से गुजरे हैं, क्योंकि वहाँ पर बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। भूकंपीय प्रक्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय भिन्नता पाई जाती है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खंड तथा महाखंड इसके धरातल को जटिल बना देते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, जो येलो कलर है, रेड कलर का जो हमारा ऊंचा तिकोना भाग है, ये उठा हुआ है बीच में। अगर हम ऊपर से वायवीय फोटोग्राफी के माध्यम से अगर देखें तो ये बीच का भाग उठा हुआ है। अगर भारत को हम एक दृष्टांत देख सकें तो यही हमारा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसको ध्यान से आप देख सकते हैं। कभी कभी लोकेशन या आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए। देख सकते हैं पठार के भाग कुछ, एक छोटा सा यहाँ पर फोटो है। इस प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भाग होते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है दक्कन का पठार, उसके बाद है मध्य उच्च भूमि और उसके बाद है उत्तरी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले हम देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिणी भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रम से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन शब्द संस्कृत शब्द के दक्षिण का अंग्रेजी अपभ्रंश शब्द है। दक्कन का हिंदीकरण है। यह भारत भूभाग का सबसे विशाल खंड है। दक्कन का पठार सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसे पुनः 3 पठारों में विभाजित किया गया है। महाराष्ट्र का पठार, जिसको जो काली मृदा का बना है, आंध्र प्रदेश का पठार, जिसे आंध्रा प्लेटो कहते हैं। आंध्रा पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। तेलंगाना का पठार, जो लावा का पठार कहलाता है, और आगे है रायलसीमा का पठार, जिसे आर्कियन चट्टानों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। और नंबर 3 आता है हमारा कर्नाटक का पठार, जिसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। इसमें आर्कियन चट्टानों की प्रधानता है। यह धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा है दक्कन का पठार का थोड़ा सा हाईलाइट्स डायग्राम। इस पोर्शन को, इस भाग को हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन के पठार की स्थिति तथा आकार देखिएगा।
दक्कन का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य विस्तृत है या फैला हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजक के समान है। इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर में है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। तो दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा महादेव पहाड़ियाँ, तैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। यह मैकाल की पहाड़ियों का विस्तार इस भाग में है। अब हम देखेंगे नंबर 2, मध्य उच्च भूभाग। इसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में, यानी कि दक्कन के पठार के दक्षिण बात करेंगे हम। तो दक्कन के पठार के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्चिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। आप जानते हैं जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। जैसलमेर में यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार, यह टिब्बों को कहते हैं, बरखान भी कहते हैं। तो यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान, ये रेतीले टिब्बे हैं, उनसे ढके हुए हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। ये इसका हाइलाइट्स है मध्य उच्च भूभाग का। इसको आप देख सकते हैं मैप में। अब दक्कन का पठार देख रहे थे तो थोड़ा आप इसके पश्चिम भाग में था। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा मध्यवर्ती भाग है, मध्य उच्च भूभाग इसको इसलिए कहा जा रहा है। अब देखेंगे हम उत्तर पूर्वी पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तृत भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। तो भ्रंश क्या होते हैं, प्लेट्स क्या होती हैं, ये आने वाले जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उसमें हम जानेंगे। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग अलग हो गए हैं। किसके कारण? भ्रंश के कारण। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गारो पहाड़ियाँ, जो गारो जनजाति के नाम पर है। दूसरा है खासी पहाड़ियाँ, जो खासी जनजाति के नाम पर है। और आगे है नंबर 3 जैंतिया पहाड़ियाँ, जो जैंतिया जनजाति के नाम पर है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। ये इसका थोड़ा सा डायग्राम आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ अगले टॉपिकों के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को बार बार देखा करें। जहाँ समझ नहीं आ रहा है बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ले सकते हैं।